बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। सुबह अच्छी होने के लिए थोड़ा सा एनर्जी लेवल अप करने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो मैंने अभी फ़ौरन कहा मुझे चाय भी चाहिए। आज इट्स ओवरऑल अ लेज़ी डे समहाउ फॉर मी। मैं सबकी बात नहीं करी क्योंकि नॉर्मली मैं फ्राइडेज़ को थर्सडेज़ को बड़ी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है मेरा वीकेंड है और छुट्टी होने वाली है, लेकिन आज समहाउ कुछ लेजीनेस है। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा मोमेंटम भी बिल्डअप होगा इस शो के साथ साथ तो मेरी एनर्जी भी बहाल हो जाएगी जी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं जहां पर हम इंटरनेशनली बात करें। एक बार फिर इजराइल ने जी इंसानी हकूक़ हों, इंटरनेशनल लॉज हों, जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो, उसकी एक नई मिसाल कायम की है। वैसे तो मिसाल ऐसी है कि अब क्या करें कि हर रोज़ कुछ नया और अनहोना हो रहा है। जो इंटरनेशनली गज़ा की मज़लूम अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाला जो ग्लोबल फ्लोटिला है उस पर इजरायली फ़ौज ने हमला किया है। दर्जनों कश्तियों को ज़बरदस्ती रोक कर 450 यानी 450 से ज़्यादा इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं उनको गिरफ़्तार किया है, जो कि इंटरनेशनल लॉज के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से अगर कहें एक तमाचा ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले जो अमन पसंद कारकुन हैं जिनमें मारूफ शख्सियात भी शामिल थी, जो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस काफ़िले में मौजूद थी, वहाँ रवा दवा थी, मगर इजरायली जारियत ने साबित कर दिया कि ना इस इंसानी जान की कोई कदर है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की कोई कदर है। और ये इक़दाम इस वहशियाना पॉलिसी का भी समहाउ एक तसलसल समझा जा रहा है जिसके तहत इजराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों को बारहा निशाना बनाता आ रहा है। इजरायली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने जी इस जारियत पे अपनी फ़ौज को शाबाश दी है, जबकि दुनिया भर में इस इक़दाम के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं। कल अगर हम बात करें तो यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, मशरिक़ वस्ता हो, उसके कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले, एहतजाज किया। कैनेडा, एवरीवेयर पीपल वर प्रोटेस्टिंग अबाउट इट, और इसको जो इंसानियत के हवाले से जद्दोजहद पर हमला भी करार दिया है। इसी के साथ साथ जी ताज़ा तरीन वार्निंग के हवाले से अगर बात करें तो इजरायली जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक बार फिर गज़ा शहर के तमाम शहरियों को इलाके से इनखला का हुक्म दे दिया और इसे आखिरी मौका भी करार दिया है, जबकि धमकी ही दी है, बल्कि एक खुला कह लें जो उन्होंने थ्रेट किया है कि ये खुला जंगी जुर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी गुज़श्ता माह से जारी जो इजरायली ऑपरेशन है उसके बाद अब तक तकरीबन 4 लाख फ़लस्तीनी गज़ा शहर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। एक तरफ पीस प्लान पेश किया जा रहा है, सीज़ फायर की बातें की जा रही हैं, जो अमन फ़ौजें हैं उनके हवाले से बात की जा रही है, एक बड़ा लंबा चौड़ा डिटेल्स आ रही हैं वाइट हाउस की तरफ से, लेकिन बाद में ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं किस तरफ जाएगा ये मामला। जी सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सबसे पहले तो आपका इस सूरत हाल के हवाले से कमेंट चाहूँगी कि एक तरफ तो जहाँ आपने और मैंने पीस प्लान के हवाले से उस दिन डिस्कशन की थी, अब ये फ्लोटिला के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमला ही किया है एक तरह से और गिरफ्तारियाँ की हैं, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? देखें जी, पहली तो बात यह है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो आप एहतजाज देख रहे हैं बहुत से कैपिटल्स के अंदर, ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये इस चीज़ की निशानी है कि बहुत से मुल्क जो कि फ्लोटिला को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे वो अब इजरायली एग्रेशन को फ़लस्तीन से बढ़कर देखेंगे। डिप्लोमेटिक कॉर्ड्स जो हैं अमेरिका के साथ जो बहुत ज़्यादा आई थिंक बैक एंड फोर्थ होता रहा है सो कॉल्ड पीस प्लान के ऊपर भी, उसके अंदर भी जो अजम्पशन थी वो ये थी कि इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो होना ज़रूरी है अमन के कायम होने के लिए। आई थिंक इसराइलियों के अगर आप रिसेंट एक्शन देखें कुछ जो कि आप बता चुकी हैं, लीगल काउंसिल डिनाई करके, जो कि एक बहुत बड़ी वायलेशन है लॉ की, आप इन जो एक्टिविस्ट हैं उनको डिटेन करवा के आप उनको मज़ीद हरास भी कर रहे हैं। हमने देखा कि जी इसराइल को ये जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी जो स्ट्रैटेजी है ये पहले एम्प्लॉय हो चुकी है गाज़ा के अंदर फैमाइन फैलाने के लिए भी, तो जो टैक्टिक्स हैं जो गाज़ा के अंदर एम्प्लॉय की गई हैं और जिस बर्बरियत के साथ इस चीज़ को आगे लेके जाया जा रहा है, आई थिंक जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो कोशिशें थी वो मज़ीद एक थिन आइस पे आ जाती हैं। बहुत से ऐसे कैपिटल्स हैं जिनके अमेरिका और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात भी हैं
पर जब जानी और माली नुकसान की बात आती है, वो भी फ़लस्तीन की सॉलिडारिटी के साथ साथ, तो फिर सिग्नल यही आता है कि इजराइल अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन को मजीद एंट्रेंच करना चाहता है। और एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी बेस के ऊपर हमने अभी रिसेंटली मोमेंटम भी देखा यूएन के अंदर। और अगर तो इजराइल इस चीज़ को आगे लेके जाता है तो फिर एक सिग्नल आपको आते नजर आएगा, वो ये कि जो प्रेजेंट स्टेटस को है, वायलेंस का, बर्बरियत का, इजराइल की इम्प्यूनिटी का, वो सस्टेन होता नजर नहीं आ रहा। और अगर होता भी है, मुल्कों के लिए वो इंक्रीजिंगली अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। तो आई थिंक ये जो टेम्परेचर है, ये डिटरमिन करेगा कि इजराइल के ऊपर आगे को प्रेशर किस किस्म का आता है। कोलंबिया से आप अर्ली एविडेंस देख चुकी हैं, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे उनके साथ जो है वो मुअत्तल कर दी है। और बहुत सी यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर अनईज है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट भी होते हैं ये भी कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड होते हैं। हुकूमत के ऊपर प्रेशर ग्राउंड अप से ही आता है। जो सिविलियन अनरेस्ट हो रहा है उसको कॉम करने के लिए इजराइल को आपको किसी ना किसी तरह से पुशबैक देना पड़ेगा। किस किस्म का पुशबैक होगा ये आने वाले हफ्तों में हमें नजर आएगा। अच्छा मूसा भी, आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंटरनेशनली भी, ये सिंबॉलिक नहीं है, समहाउ एक प्रेशर बिल्ड करने के हवाले से बात की है आपने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब इसको आई गेस 2-3 दिनों में 2 साल हो जाएंगे इस सारे मामले को। और ये एक बड़ा लॉन्ग जो कह लें एक टर्म है जिसके अंदर ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। इसमें हमने सीज़ फायर से लेकर अमेरिका ने जहाँ पे बात की जी ये गलत हो रहा है, फिर मगरबी ममालिक आए, 8 पॉइंट के ऊपर हमें लगा कि शायद कोई सूरत हाल बंद होगी, और हुई भी फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है इजराइल के एटीट्यूड की और जिस तरह से वो जुल्म बर्बरियत कर रहा है, इसमें कोई इतना लॉन्ग टर्म ब्रेक नहीं आया कि वी कैन एक्सपेक्ट कि अच्छा ये इस पर प्रेशर बिल्ड होगा, मगरबी ममालिक करेंगे, अमेरिका करेगा, तब ये चीज़ एक अब जो कह लें ना एंड होती हुई हमें कहीं नज़र तो आए, वो भी सूरत हाल नहीं क्रिएट हो रही somehow for so many reasons। वो बिल्कुल नहीं हो रही। और जिस तरह उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि विच कम इन टू प्ले। पहले तो बात यह है कि ये जो सारा सिलसिला आ रहा है जंगबंदी का, उसमें अमेरिका का लेवरेज बहुत ज़्यादा पैरामाउंट है। अरब मुल्कों ने भी बहुत पहले से वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन के जो स्टेटस को चलता आ रहा है इसराइल का, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है वो फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर। पर अमेरिका का हमने हमेशा देखा है कि जी वो जो 2 स्टेट प्रोसेस भी जो है सो कॉल्ड, उसको भी अमेरिकनों ने इसराइल के हक़ के अंदर टिल्ट किया। हमने देखा कि मार्च के अंदर जब सीज़ फायर जंगबंदी की डील जो है वो ऑन द टेबल थी, नेतन्याहू साहब ने उस चीज़ को साइड स्टेप किया। हालांकि हॉस्टेजेस का रिलीज और बहुत से ऐसे मौके थे जिनको आप एंटरटेन करवा के वो अमन कायम कर सकते थे जो कि अमेरिका चाह रहा है। तो आई थिंक जो आप प्रेशर की बात करते हैं इसमें रोड ब्लॉक ये है कि अमेरिका की तरफ से जो इंटरेस्ट है डीप डाउन, दे आर फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग इसराइल, जो कि बहुत से ममालिक जिस चीज़ से अलाइन होने से कतराते हैं। पहली तो बात ये होगी। जहाँ तक आते हैं फ्लोटिला की बात की, देखें इट्स अ फैक्ट कि बहुत दफ़ा जब ये इंटरसेप्शंस हुई हैं पास के अंदर भी इसराइल ने ये दिखाया है कि जी गाजा ब्लॉकहेड को हम तोड़ने की जो है वो किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पर फिर उस पर सवाल ये उठता है कि जब ये फ्लोटिलाज निकलते हैं, जब ये जाते हैं, तो अमेरिका और बहुत से डिफरेंट ममालिक जिनके राइट्स ग्रुप्स की नज़र होती है इन चीज़ों के ऊपर, तो उनका अप्रूवल होता है इन चीज़ों के साथ। अमेरिका का फिर इस पॉइंट पे आके इसराइल के एक्शंस को देख के उस चीज़ को एक कवर देना, वो फिर आई थिंक उनके अपने ही पीस प्लान को काफ़ी हद तक पंक्चर करता है। नज़र ये आ रहा है कि ये जितने भी आप सिलसिला देखते आ रहे हैं, ठीक है इसके अंदर फ़लस्तीन के हक़ के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो तो नहीं नज़र आ रही है, पर इसराइल इंक्रीजिंगली आइसोलेट हो रहा है। अगर आप उनकी बहुत सालों की स्ट्रैटेजी देखें, उसके अंदर यही था कि जी फ़लस्तीन को जब बात होती वो टैबू था, अब हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली वो टैबू नहीं है। हमने बहुत दफ़ा देखा कि इसराइल ने इंटेलिजेंस चैनल्स, मिलिट्री चैनल्स, ट्रेड डील्स, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दे के बहुत से ममालिक के साथ एक टैसिट अप्रूवल रखा कि जी आप ये चीज़ें करें, पर जो हम फ़लस्तीन में कहते हैं हमारे हक़ की बात है। अब हमने देखा कनाडा से लेके काफ़ी यूरोपीय ममालिक तक वो टेम्परेचर अब चेंज होता नजर आ रहा है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी ठीक है हम इसराइल से अलाइन करते हैं, पर जो हम देख रहे हैं वो हमारे अपने इंटरेस्ट से बरक्स जाता है। तो मेरे ख्याल से जो प्रेशर बिल्ड होगा वो ज़रा सा टेम्पर्ड होगा, कम होगा, पर अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में भी है कि जी वो ममालिक वो जो खित्ते के अंदर जो अमन है उसको एंडेंजर करने का रिस्क कम करे, और उस रिस्क को कम करने की शर्त है कि आप इजरायली अग्रेशन को रोकें। फ्लोटिला से साबित होता है कि इसराइल अपने एक्शन से लर्न नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। और अभी आपने मूसा पीस प्लान की बात की कि समहाउ जो एक्शंस इजराइल की जानिब से किए जा रहे हैं और अमेरिका का डीप डाउन इंटरेस्ट तो है, वी ऑल नो कि आर्म्स सप्लाई से लेकर एवरीथिंग, एवरी सिंगल टाइम जब भी इजराइल ने इस तरह का कोई एक्शन लिया है या हम दीगर फोरम्स के ऊपर भी देखें तो अमेरिका की एक बेजा सपोर्ट रही है इजराइल को। दूसरी जानिब अब ये पीस प्लान और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जब, चूँकि आपने कहा कि अब इन्वॉल्व हो रही है, देख रही है, पैलेस्टीन को एज ए रियासत तस्लीम किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि चेंज तो आ रहा है। लेकिन जो ये पीस प्लान पेश किया जा रहा है इस पे इसको भी समहाउ कहीं ना कहीं एक्शंस ने कंट्रोवर्शियल तो कर दिया है अमेरिका की तरफ से।
बिल्कुल कर दिया, इनएक्शन ने कर दिया है, क्योंकि अगर आप इसकी टाइमिंग अभी देखें, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी डेस्परेशन है कि जी हमने जंगबंदी करनी है, क्योंकि ट्रंप साहब डोमेस्टिकली भी ये सिक्योर करना चाह रहे हैं कि जी हमने किसी तरह का अमन कायम कर लिया। उनके इंटरेस्ट खत्ते के लार्जली इकोनॉमिक हैं, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट आगे जानने के लिए इसराइल के ऑक्यूपेशन एज अ रोड ब्लॉक, तो इसलिए जंगबंदी करने की उनके अंदर एक इंसेंटिव है। बट इसराइल के प्रेजेंट एक्शंस की वजह से हमें नजर आ रहा है कि इसराइल अमेरिका से काफी हद तक डाइवर्ज कर रहा है। कतर के ऊपर अटैक हुआ, इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका से कतर ने फिर डायरेक्टली एंगेज किया, कहा कि जी हमारी सिक्योरिटी गारंटीज तो आपके खाते में थी, तो फिर अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट ट्रैक चलाना पड़ा। किस हद तक आप ट्रैक चलाएंगे? कल को अगर रिस्क बढ़ते हैं, आप कहां कहां जंगबंदियां करेंगे? लेबनान में आपने करके देख लिया, फिर बाकी जगह पे करके देख लिया। तो मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए जो कॉस्ट हैं इसराइली एक्शंस की वो बढ़ती जा रही हैं, और ये जो इसराइल को लॉक स्टेप के साथ साथ चलना जो है ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो पीस प्लान जो आगे दिया गया है, ये पीस प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि हमास की तरफ से भी अभी रिजर्वेशंस आई हैं कि जी हम किसी किस्म की अमेंडमेंट्स करना चाहेंगे जो कि हमारे इंटरेस्ट के साथ साथ चलें। हमास को जवाब इसलिए मिलता है क्योंकि पास्ट के अंदर भी हमास ही वो तंजीम थी जिसने अग्री किया था कि आप एक फॉर एग्जांपल फेज 1 के अंदर आप इसराइल जो है वो वायलेशंस रोके, अपनी अग्रेशन रोके, जेनोसाइड रोके, और फेज 2 की तरफ जाएंगे। वो हमास नहीं था, वो इसराइल था जिसने उस फेज 2 की तरफ जाने से वो कतराए, अमेरिका से भी डाइवर्ज किया और सारा कुछ किया। तो मेरे ख्याल से व्हिच एवर वे यू लुक एट इट, इसराइल की जो रिलक्टेंस है अमन की तरफ अग्री करने के लिए, वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। अमेरिका उसको पब्लिकली प्रेजेंट नहीं करता, जिसकी वजह से उनके अपने मफाद जो वो एंडेंजर होते हैं। पर बहुत से ममालिक के अंदर अभी अंडरस्टैंडिंग है कि इसराइल का ये कहना कि जी हमास लेड ऑपरेशन हम इनको खत्म करेंगे, अगर आपने खत्म करना होता अभी तक वो हो गया होता। हमास एक रियलिटी है और बहुत से मुल्क अब उस चीज को तस्लीम करके, हमास को नहीं, फलस्तीन की प्रेजेंट सिचुएशन को तस्लीम करके अमन का कोई नक्शा कायम करना चाह रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अगर वो नक्शा अमेरिका अपना चाहता है कि वो तस्लीम किया जाए, आपको फिर ब्रॉडर पूल ऑफ कंट्रीज को एंगेज करना पड़ेगा, जिसमें अरब ममालिक हैं और बाकी भी हैं। अभी जहां तक हमें नजर आ रहा है, इट इज मोर ऑफ अ टॉप डाउन अप्रोच जो कि माजी में भी नहीं चली। माजी में भी नहीं चली। एंड आई होप कि ये जो अभी अप्रोच इजराइल ने अपनाई हुई है, इस पर जो जिन ममालिक को एतमाद में लिया गया है, उनकी जानिब से भी रिलक्टेंस तो मूसा समहाउ शो की जा रही है, क्योंकि जिस पीस प्लान पे बात हो रही थी और जिस पे बहुत सारे खलीजी ममालिक ने भी अग्री किया, समहाउ वो डॉक्यूमेंटेशन या ड्राफ्ट के हवाले से भी कल हमारे पास एक एनालिस्ट आई थी, वो बात कर रही थी। मैं चाहूँगी आप इस पर भी ज़रा थोड़ी क्लैरिटी हमें दें। एंड सेकेंडली, जो हम इस फ्लॉटिला की बात कर रहे हैं, इसमें हम इन वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी जिक्र कर रहे हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का भी जिक्र कर रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी के हवाले से बहुत बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। अमेरिका इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, बट मैं अभी उनको इसलिए डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज समहाउ उनकी आंखों के सामने और उनकी सपोर्ट के सामने सब होता चला आ रहा है। डू यू बिलीव कि ये जो अटैक हुआ है इसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये प्रेशर मज़ीद पाइलअप होगा, बिल्ड होगा? बिल्कुल बिल्डअप होगा, क्योंकि अभी जिस किस्म की स्टेबिलिटी ये मुल्क चाह रहे हैं, इनके लोग चाह रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। लीगल प्रोटेक्शन आप इनके लोगों को दे नहीं रहे हैं। अभी भी हमने देखा काफ़ी यूरोपियन कैपिटल्स की तरफ से आवाज़ ये थी, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड, आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन ऑफ कोर्स, जो कि काफ़ी कॉन्डक्ट करवा के देखना चाह रहे हैं कि जी उनके सिविलियंस की सेफ्टी इंश्योर हो। तो इन लेवल्स के ऊपर इसराइल अभी फ़िलहाल वो गारंटीज देने की ना पोजिशन में है, ना उनको जवाब मिलता है। तो जब तक कि ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहते हैं टेबल के ऊपर, तो जारी बात है वो प्रोटेस्ट भी पाइल अप होंगे, इंक्रीज होंगे। मैं इन प्रोटेस्ट को थोड़ा सा सिंबलिज्म से बढ़ के इसलिए देखता हूं क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूएशन। पहले हमने देखा कि जी पहले फेज के अंदर कि जी जेनोसाइड के खिलाफ आवाजें थी, उनको मजर आउट किया गया। क्यों? क्योंकि इसराइल के ऊपर एक टैसिट अप्रूवल था। प्रूफ पॉइंट आपके पास है जर्मनी के अंदर, जिन्होंने काफी हद तक एक अपोलोजेटिक स्टांस रखा है इसराइल की तरफ। फिर हमने देखा कि जी वो प्रोटेस्ट जो है वो जेनोसाइडल आवाजों से हट के फलस्तीन की सॉलिडारिटी की तरफ गए, आवाजें बढ़ी, सॉलिडारिटी की तरफ बात आई, यूएन का मोमेंटम नजर आया। अब इनके अपने शहरियों को अटैक करके, उनको इंटरसेप्ट करके, लीगल कवर्स को ब्लो अप करके, तो गवर्नमेंट्स के लिए इंक्रीजिंगली अनटेनेबल हो गया है कि वो सिविलियन प्रोटेस्ट को मतलब साइड स्टेप कर सकें इसराइल की हमायत के अंदर। तो अगर तो इसराइल जो है वो इस किस्म के इंटरसेप्शंस को रोक के तावन करता है इन गुड फेथ विद 45+ कंट्रीज, जो कि मुझे होता नजर नहीं आ रहा, तो फिर तो हम देख सकते हैं कि डायल डाउन हो। अगर इसराइल चीज को जस्टिफाई करता है, जो कि नेतन्याहू साहब कर चुके हैं, और मजीद बर्बरियत की तरफ ये सिलसिला बढ़ सकता है, तो मेरे ख्याल से वो जो गुडविल है जिसके ऊपर इसराइल ने बहुत देर तक रिलाई किया है अपनी इंप्यूनिटी और बर्बरियत को कवर अप देने के लिए, वो मजीद वीकन होता नजर आएगा। तो जारी बात है सी चेंज होता नजर नहीं आ रहा, पर जब आप 45+ मुल्कों के शहरियों के ऊपर अटैक्स करके प्रोटेस्ट को खुद हवा देते हैं, तो फिर जारी बात है वो आपके एक्शन के साथ साथ ही चलेंगे, जो कि हमें मजीद एस्केलेट होता नजर आ रहा है।
ठीक हो गया मूसा। पाकिस्तान की जानिब से भी जो कि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन रही है इस फ्लोटिला के अंदर, सेनेटर मुश्ताक अहमद भी उसका हिस्सा थे और कल उनकी वाइफ भी सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स भी आए कि लास्ट टाइम जो उनकी बात हुई पाकिस्तान ने अभी इस पीस प्लान के हवाले से जब बात की थी तो कुछ मिले जुले तासुरात हमें सोशल मीडिया के ऊपर, फिर इसहाक डार साहब ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी और सारे मामलात को समझा भी। इस पर्सपेक्टिव में आप कैसे देखते हैं जी? चूँकि अब आजकल हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ हैं और हमारी जो मुलाकात भी हुई है फील्ड मार्शल की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की। देखिए जी, पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो टैक्टिकल है और प्रैक्टिकल भी है। आई टेल यू व्हाई इट्स टैक्टिकल। टैक्टिकल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर तो है सारी सिचुएशन के अंदर, बट हम अक्सर इन चीज़ों को पेरिफेरी से देखते हैं। हमें पता है कि जी आउटसाइड जो लेवरेज है वो अरब ममालिक और यूएस का साथ साथ मिलके है, इसलिए क्योंकि अरब ममालिक तो खत्ते के अंदर दे स्टेक होल्डर्स, जारी बात है उनका एक जोग्राफिकल भी उसके अंदर स्टेक है और साथ साथ काफ़ी दहाइयों से एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो पाकिस्तान एक इंटरवीनिंग पावर नहीं बनता, पाकिस्तान एग्जिस्टिंग पीस प्रोसेस के अंदर जो गैप्स उनको प्लग करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक हकीकत है कि अमेरिका के आप रोल को आप तस्लीम करें या ना करें, बट द फैक्ट इज कि अमेरिका इज अ वेरी सेंट्रल प्लेयर इन दिस और साथ साथ पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में है कि वो एक स्टेबल मिडल ईस्ट को देख सके। तो आई थिंक उस लिहाज से ट्रम्प साहब का ये जो पीस प्लान आगे आना, इसके अंदर कुछ मेरिट्स भी हैं क्योंकि जारी बात है अल्टीमेटली इट इज डिजाइन कि आप पीस की तरफ जो है मोमेंटम जनरेट कर सकें। चैलेंज पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आता है कि जो गैप्स हैं उस पीस के अंदर उस मोमेंटम की तरफ, उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होगी। आई थिंक पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन इसलिए लेता है क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी एलिमेंट्स को टच किया है। हम फ़लस्तीनियों का टेबल के ऊपर होने को हम इंडोर्स करते हैं, हम इजरायली वायलेशंस को वायलेशंस कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इजरायल और फ़लस्तीन को एक ही लेवल के ऊपर ट्रीट करें, जो कि अक्सर अमेरिका जो है वो लाइन ब्लर करने की कोशिश करता है। यूएन के अंदर भी हमने देखा काफ़ी जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी काफ़ी जो रेजोल्यूशंस भी आए उसके अंदर इजरायल का कभी नाम डाला नहीं डाला, हमास का डाला नहीं डाला, पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड्स में नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से हमारा इस पॉइंट के ऊपर इतना एक एक्टिव स्टेप लेना उन तंजीमों के साथ, उन मुल्कों के साथ जो कि अभी आई टू आई नहीं देख रहे, आई थिंक इज अ वेरी फिनोमिनल एंड वेरी स्टडीड अंडरस्टैंडिंग कि जी खित्ते के अंदर अमन किस किस्म का आएगा। क्योंकि देखें इट्स अ वॉलेटाइल रीजन, यहाँ पे बहुत सी एट्रोसिटीज होती आई हैं, तो पाकिस्तान जब इस मोमेंटम को साथ लेके जाए उससे यही पता लगता है कि हम अपने इंटरेस्ट को खित्ते के इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे। और वेरी शॉर्टली जो आपने बताया हमारे जो फॉर्मर सेनेटर साहब हैं जिनके उस तरह है उसके अंदर भी आई थिंक डिप्लोमेटिक चांस से इंगेज करना इज अ वेरी की थिंग। और ये मैंने कल आपके ही शो पे बताया था, आपके ही चैनल के साथ बताया था कि जी वो ममालिक जिनकी प्रेजेंट इंगेजमेंट है इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, उनके साथ इंगेज करके आप इमरजेंसी जो चैनल्स वो एक्टिवेट करें। क्योंकि जारी बात है जो सेनेटर साहब हैं, एक्स सेनेटर साहब हैं, ही वाज लीडिंग अ 5 मेंबर डेलीगेशन, तो वो क्योंकि उसकी तरफ मोमेंटम अभी गया है तो उम्मीद यही है कि किसी हद तक उनकी फैमिलीज तक भी कोई अहम इतला पहुंच सकती है जो कि मुल्क के अमन के लिए भी और जारी बात है बाकी शहरियों के लिए भी एक खुशआइंद बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच मूसा, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच। सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद थे जी, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे हम गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से जहाँ पे बात कर रहे हैं उस हवाले से तज्ज़िया दे रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट में आज हमने जिक्र करना है विमेन क्रिकेट टीम का। गुज़िश्ता रोज़ जी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश के हाथों एक डिसअपॉइंटिंग कह लें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जहां बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी बर्तरी संभव साबित की है। कोलंबो के मैदान में जी ये खेला गया मैच है। इस मैच में पाकिस्तानी कैप्टन फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ यह फैसला संभव। जो पाकिस्तानी बैटर्स थे वो बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने थोड़े से बेबस नज़र आई हमारी पूरी टीम, और पूरी टीम 129 रन्स पर ऑल आउट हो गई। जवाब में जी बांग्लादेश ने जो टारगेट है आसानी से हासिल कर लिया, जहां रूबिया हैदर की जो नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी है उसने पाकिस्तान की जो शिकस्त है उस पर मोहर सब्त कर दी। इसके बाद पाकिस्तान टीम थोड़ा प्रेशर का शिकार रही, लेकिन अब अगला मैच जो है रवायती हरीफ भारत से है जो 5 अक्टूबर को स्केड्यूल है, जहां ना सिर्फ खेल हम सब जानते हैं, खेल के अंदर इंडिया हमेशा सियासत को लेकर आता है और अभी सियासी कशीदगियाँ पस मंज़र में मौजूद हैं। और जो मौजूद भारतीय बोर्ड की जानिब से हैंडशेक से इनकार हो, प्रोटोकॉल पर सख्त मौक़िफ़ हो, उसने माहौल को मज़ीद संभाव सीरियस कर दिया है। और कल हमारी जो साबिक कप्तान भी हैं
सना मीर साहिबा, उनकी एक स्टेटमेंट पे भी कुछ कंट्रोवर्सी आई, वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी वीमेन टीम इस सारे प्रेशर से निकल के 5 अक्टूबर को जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा तो कोई अच्छी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दो के इसके पस मंज़र में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिसमें हम किसी टीम को या हम अपने प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है कि इस पे हमने बात तो करनी है। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। अवैस जी, कल के मैच पे मैं चाहूँगी ज़रा अपने तज्ज़िये का आगाज़ करें। बांग्लादेश से हम हारे हैं, लेकिन वही बात जो मैंने अभी भी की, और आई होप कि आप इससे अग्री करेंगे कि बैक एंड पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है अगर हम ऑन ग्राउंड अच्छी परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करते हैं अपनी ख़वातीन से, अपनी लड़कियों से। देखिए अर्मिला, मैं भी अभी ऑफेयर भी आपसे यही बात कर रहा था। मुझे पता है कि एक सिनेरियो तो सबको नजर आता है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। चलें पहले मैं जरा अगर मैच पे आऊँ तो दो कंपैरिजन यहाँ पर है। बांग्लादेश ने भी 6 महीने से कोई कम्पेटिटिव क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ही नहीं है। पाकिस्तान ने इससे आने से पहले आपको पता है साउथ अफ्रीका लाहौर के अंदर ही खेला था, जो कि 2 मैचेस हम हारे थे, एक में हमने शिकस्त दी थी साउथ अफ्रीका को। अगर पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट वर्सेस टी20 वुमेन्स की बात करें तो टी20 में कुछ ना कुछ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर एज कम्पेयर टू ओडीआई क्रिकेट। मसला आपका ये आता है कि पाकिस्तान जहाँ वो हम मेंस टीम की बात करते हैं, सेम एज इट इज वुमेन्स की बात करें, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है कि हमारे पास अगर बैक एंड पे देखूं तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम का सिर्फ एक ही अपना टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक का। उसके अलावा आपको पता है कोई एज सच कोई लीग क्रिकेट वाला सेटअप है कोई नहीं पाकिस्तान वुमेन्स का कि जहाँ से वो ग्रूम होकर लड़कियां अंडर 19 स्ट्रक्चर से या किसी वो लीग क्रिकेट से आपके ऊपर आके वो खेल सकें। अंडर 19 का भी जाके कोई एक स्ट्रक्चर अपना मैचेस हो रहे हैं डोमेस्टिक के जिसमें सिर्फ 4 टीमें खेल रही हैं विदाउट, मैं कहता हूँ बड़े रिसोर्सेज, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर भी जाके ये लड़कियां कुछ ना कुछ परफॉर्म कर देती हैं। हैट्स ऑफ टू देम। मैंने कहा मुझे पता है लोग तो यहाँ हार जीत की बात करते हैं, लेकिन आप रियलिटी के ऊपर भी है ना कि कितना ज्यादा हम इस सब्जेक्ट को सीरियस लेते हैं। आज भी कहीं ना कहीं वुमेन्स क्रिकेट की बात करें या वुमेन्स स्पोर्ट्स की बात करें, पाकिस्तान में सेकेंडरी सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है कोई नहीं है। आज भी आप ग्राउंड्स में चले जाएं, इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ खुद भी, इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में वुमेन्स के लिए कोई ऐसा अकेडमी ही नहीं है जहां पर लड़कियां प्रैक्टिस कर सकें जो कि फ्यूचर अपना देख सकें। लेकिन कमिंग टू द मैच अगर आप बात करें तो ये सिनेरियो अनफॉर्चुनेट होना इसलिए भी था क्योंकि बहुत दिनों से हम भी बात करें सना, क्योंकि हमारे सना मीर जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है मेरे शो का हिस्सा भी है, तो हम लोग ये डेली बात करते हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ, आपका काम बनता था इन लड़कियों की कुछ ना कुछ वहां पर सीरीज जो सी है वो ऑर्गेनाइज करते ताकि इन विकेट्स को यूज टू हो जाती। लेकिन आपने वो चीज नहीं की। अगर पाक श्रीलंका की नेशनल टीम बिजी थी तो आप श्रीलंका ए के साथ, नहीं तो उनकी क्लब क्रिकेट के साथ कर सकते हैं। उनका स्कूल क्रिकेट फीमेल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, वो नजर आता है आपको जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेट पहला मैच जरूर हारे लेकिन वो एक अच्छी साइड आपको नजर आती है। लेकिन कल के मैच में सबसे बड़ा जो मसला ये है कि आपके आज भी मिडिल ऑर्डर के अंदर सीनियर कैंपेनर नहीं है। वो निदा डार वाला जो एक मामला था, मुझे पता है ठीक है आपने, मैं क्यों बार बार निदा डार का नाम लेता हूँ क्योंकि आपने कोई सीनियर उसके बाद बनाया ही नहीं है। आपके पास बैकअप क्रिकेट नहीं है ना, आपने इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने चॉप्स एंड चेंजेस बहुत से ज्यादा की। गुलफिरोजा को भी आप ओपनिंग के अंदर लेके आए थे, पहले वो नहीं अपना प्रॉपर तरीके से अपना वो सस्टेन कर पाई, फिर आपने चेंजेस की। यहाँ पर उमैमा की बात करें, वो अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान के लिए जरूर कर रही है। पाकिस्तान ज्यादा स्पिन फ्रेंडली के ऊपर ज्यादा अपना बैंक करता है, लेकिन हैट्स ऑफ जिस तरीके से कल आप पेस बैटरी पाकिस्तान की देखें जो उन्होंने कल परफॉर्मेंस दी, इकॉनमी रेट को मेंटेन करके रखा। अनफॉर्चुनेट था कि आपकी जो ओपनिंग स्पेल था बांग्लादेश का, उनको आपको दाद देनी पड़ेगी। डेब्यू मैच था, जिस तरीके से वो इन स्विंग बॉल पर उन्होंने ओपनर्स को आउट किया। फिर सिद्रा अमीन आपको पता ज्यादा फॉर्म के अंदर नजर आ रही थी, वो कल स्कोर नहीं कर पाई। क्रिकेट वुमेन्स की भी 400 तक चली गई है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आप रिसेंट देखें जो सीरीज हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 400 किया था इंडिया के खिलाफ, 350 इंडिया करने में कामयाब हुआ था। तो क्रिकेट उस लेवल तक चली गई है। आज भी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट की बात करो, हमारी टीम वहीं 200, 250, 180 के ऊपर, इसके ऊपर गई नहीं है। आपको उस चीज को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, क्रिकेट अपनी जगह है लेकिन एक कल्चर भी है ना आपका। मसला हमारा ये है कि अगर मैं पूरे उठा के पहले कप्तान से लेकर तो अभी तक देखो वुमेन्स क्रिकेट के अंदर सना मीर हो जाए, चाहे आप बिस्मा मारूफ की बात करें, निदा डार की बात कर लें या फातिमा सना की बात कर लें, मैं 4 कप्तानों की बात कर रहा हूँ। इन चारों कप्तानों को आपने एक रोल मॉडल पेश किया। ऑब्वियसली उन्होंने दुनिया में डोमिनेट भी किया, अभी वो डोमिनेट भी कर रही है। फातिमा सना बहुत अच्छी पाकिस्तान की ऑलराउंडर है, पाकिस्तान की कप्तान भी बहुत अच्छी है। आपने किसी और को इसके अलावा ग्रूम नहीं किया। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि
अगर आप चाहे आप एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें, चाहे आप स्पॉन्सर्स की बात कर लें, ये 3-4 फेसेस हैं जो इर्द गिर्द घूमते रहे हैं टीम्स के, उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार। आप उनको ब्रांडिंग की बात कर लें, आप उनको जो भी आपने इंडस्ट्री के अंदर शो करना है वो उसकी है। आपने कोई एज सच दूसरा फेस ग्रूम ही नहीं किया। मैं हमेशा इस चीज़ पे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स उसमें बात करता हूँ कि उस प्लेयर को हमें अट्रैक्ट करना चाहिए जो कि पता नहीं, एक जो होता है ना सक्सेस स्टोरी पूरी की पूरी आप उसकी रिकॉर्ड करते हुए, कहाँ से वो लड़का चला या लड़की चली, किस मुश्किलात से गई और कहाँ पर आज पहुंची है। हमने वो स्टोरीज नहीं रिकॉर्ड की। ये सक्सेस स्टोरीज हैं आपकी। ये या अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट आपकी प्रॉपर तरीके से स्टेबल हो। ये साफ सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इसलिए चला रहा है क्योंकि पाईसीसी का एक रूल है कि अगर आपकी वुमेन्स क्रिकेट नहीं होगी तो आप मेंस क्रिकेट के अंदर भी आप कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स में जा नहीं सकते। अंडर 19 क्रिकेट आपकी है नहीं। मैंने कहा ना कि एक टूर्नामेंट है जिसमें लड़की ने वापस जाना है, उसी में परफॉर्म करके उसने वापस आना है। मेंस के पास तो बहुत से बेशुमार टूर्नामेंट्स होते हैं बिल्कुल जो सही। परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत से मसाइल हैं। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता है कि इशू इनका या बना रहा है, तब भी लड़कियां खेलती नहीं है। मैंने कहा बैक एंड की स्टोरीज हैं सारी, लेकिन हमें, मुझे पता है लोग कहते हैं जीतनी मिली जीतनी मिली, असलियत को भी तो समझो ना, मजबूरियां क्या क्या हैं, क्या क्या हैं। तो मुझे बताओ कि लड़कियां कहाँ से ग्रूम होंगी, वहां उस लेवल पे जाके खेल रही हैं। हैट्स ऑफ है, वो खेल रही हैं, बहुत अच्छा खेल एब्सोल्युटली। रही हैं। मेरे लिए स्टिल मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है कि आप कम से कम कम्पीट तो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो। एब्सोल्युटली आई सो अग्री विद दैट कि जिन सर्कमस्टांसेस में ये ख़वातीन खेलती हैं, और फिर अभी जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे नतालिया का भी, जो उनको आना पड़ता है लाहौर और खेलने के लिए, और फिर आपकी मेरी ये भी अवैस बात हो रही थी, सना मीर वाली एक कंट्रोवर्सी आई, हमारी जो कैप्टन है साबिक, उन्होंने कमेंट्री के अंदर कोई ऐसी बात कर दी जो कि इंडिया को नागवार गुजर गई। हालांकि बात उन्होंने गलत नहीं की, बात उनकी ठीक थी, लेकिन अब आजकल वो ज़रा ओवर सेंसिटिव चल रहे हैं। हमारे नेबर्स हर बात पे माइंड कर रहे हैं, हर बात पे तासुब, सियासत, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या मामला हुआ वै, सर हमें थोड़ा बताएं। कल कमेंट्री के अंदर जब नतालिया बैटिंग करने आई थी तो सना ने बताया था कि उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, और ऑब्वियसली उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, उनकी क्रिकेट इन्फो के ऊपर प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। वो ट्रैवल करती हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं नहीं आज़ाद कश्मीर में। मैंने कहा ना इस्लामाबाद में आपके पास फीमेल की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो आप मुझे बताएं कि उन इलाकों में कहाँ से फीमेल्स की फैसिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी भी आपको पता ऑब्वियसली हमारा कल्चर है, ज़्यादातर लोग मेंस के अंदर नहीं भेजते अपनी बच्चियाँ खेलने के लिए। तो वो ऑल द वे फ्रॉम आज़ाद कश्मीर वो ट्रैवल करती हैं लाहौर में, जहाँ पर वो ट्रेन करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक मैंने बताया ना, एक सक्सेस स्टोरी आपकी होती है कि कहाँ से आप ब्रॉट अप है, उसमें माँ बाप का भी कितना हिस्सा होता है। आपको पता है मेहनत होती है हर वालिदैन की कि अपनी बच्ची को इतनी दूर लेके जाके प्रैक्टिस करवाना। उन्होंने ये बात की है तो उस पर एक शोशा छूट गया बाद में इंडिया की तरफ से कि जी इसमें आज़ाद कश्मीर का नाम क्यों लिया। वो पाकिस्तान शायद कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होना चाहिए, या कश्मीर का नाम क्यों ले लिया। वो भाई कश्मीर का नाम ले लिया तो उसमें क्या मसला है, साफ सी बात है। मुझे आज भी याद है कश्मीर जब कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी, मैं उसका दोनों सीजन्स में हिस्सा था रावलाकोट हॉक्स का। तो जब केपीएल हुई थी तो केपीएल भी जब होने वाली थी, उनको यही मसला था कि जी वहाँ क्रिकेट क्यों हो रही है। या आपके सामने भी हिस्ट्री निकाल के देख लो, मैं इंडियंस को खैर हूं, अभी भी हिस्ट्री निकाल के देख लो, जब केपीएल हुई थी तो यहाँ पर माहौल कैसा था। और आप लोग भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स कोशिश की थी कि उनको कश्मीर लेके जाके मैचेस खिलाने के लिए, तो वहां पर माहौल देख लो क्या था, एहतजाज कितना बड़ा हुआ था। बिल्कुल इस चीज का वो आप वाली बात है कि वाबेला तो उन लोगों ने खामखा मचाना ही है बिल्ला जानबूझ के। वजह। मुझे लिटरली कल फील हो रहा था कि एक्स कैप्टन है, कमेंट्री पैनल के अंदर है, उस बेचारी को वजाहत करनी पड़ी एक स्क्रीनशॉट देके क्रिकेट इन्फो की, हाँ यार ये देखें। तो मैंने एक रिकॉर्ड बताया कि कहाँ से वो ट्रैवल कर रही है। इतना पॉलिटिसाइज कर रहे हो क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर रहे हो। अभी ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है संडे को, आई डोंट नो कि होता नहीं होता, क्योंकि बारिश का भी उधर सिलसिला है, कोलंबो में बारिश वाला मामला तो लगा रहना है। उसमें भी कल से चीजें स्टार्ट हो चुकी हुई हैं कि जी उनके कहीं क्रिकेट, शायद पता नहीं किसने, मैं श्योर नहीं, मैं ऑफिशियली मैं नहीं बता सकता कि बयान था क्या था। मैं पढ़ रहा था कि उसने दिया हुआ बकायदा कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होगा लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। या यार आप किस लेवल तक जा रहे हो। आई डोंट नो कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं। इनको तकलीफ हुई कि जी हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। कल वो एसीसी के इजलास के अंदर जो उस दिन पीछे हुआ है मोहसिन नकवी साहब वाले इजलास के अंदर, उसके बाद आया कि जी ये लोग अपना आईसीसी के अंदर ये रोना धोना लेके जाने लगे हैं
कि हमारे साथ ये रवैया रखा है। मैंने सूर्य कुमार आप यादव का एक इंटरव्यू देखा है जो कोई उन्होंने ऐसे किसी चैनल को दिया और उसमें बाकायदा बस वो रोते रोते रह गए हैं कि हमें ट्रॉफी नहीं दी, हम तो वेट करते रहे और हमें बुलाया नहीं। ये पता नहीं कौन सी मुल्तान वाली शादी थी आपके जिसपे ये वेट कर रहे थे कि वो बुलाएगा इनको। मैंने इसलिए कहा ना, हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि पोस्टमार्टम मैंने अपनी टीम का करना था। हम सब ने, आपने जो हरकत किया पोस्टमार्टम अब आपका कर रहे हैं। अगर आपको इतने ही उस वक्त आपने क्या कहा कि 14 लड़के जो मेरे हैं वो मेरी ट्रॉफी हैं, तो बाद में किस लिए रो रहे हो कि ये हो गया वो तो मामला हो रखो गया ट्रॉफी, मेरा? 14 लड़के अपने पास ना लो ट्रॉफी, वो भी चाहिए, कंट्रोवर्सीज भी बनानी है। और सना मीर वाली कंट्रोवर्सी की आई एम श्योर जहाँ तक बात है वैसे वो हमारी स्टार प्लेयर रही हैं और हमारा अभी भी शी इज़ प्राउड ऑफ, यू नो, वी आर सो प्राउड ऑफ हर। उनको हमें उन पे फ़ख्र है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती आ रही हैं। एंड आई एम श्योर कि आईसीसी अगर इंडियन इन्फ्लुएंस में नहीं आता तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर क्रिक इन्फो पे नतालिया का जो ताल्लुक जहाँ से बताया गया आज़ाद कश्मीर से वहीं से है, तो आई डोंट थिंक सो कि सना मीर को इतनी जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मैंने एज सच तो इतना वाबेला तो नहीं अभी हुआ। कल ही आपको पता है इंडिया ऑब्वियसली उसने Yeah. वाबेला तो निकालना ही था कि ये मामला था वो है, लेकिन मैंने कहा ना कि इतना आपने पॉलिटिसाइज कर दिया वह स्पोर्ट्स को, खासकर क्रिकेट नहीं किसी भी स्पोर्ट्स की आप बात करें, इसमें इंडिया की टीम इस वक्त खेल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे वजाते हैं, मजबूरी हो चुकी है ना। मैं आपको बताया ना कि Yeah, आप sad. इतना समझ में मुझे खुद नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। आप तो अभी क्रिकेट की बात करें, आपको पता है अभी हॉकी का जो जूनियर शायद वर्ल्ड कप है उसमें भी कहीं आज या कल तक आ जाएगा वो, जो मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा खेलने, न्यूट्रल वेन्यू वो देना नहीं चाह रहे, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। तो नुकसान किसका है? नुकसान तो खेल का, नुकसान खिलाड़ियों का है। गलती वो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। आपके सामने हमारे प्लेयर्स ने कुछ भी नहीं कहा, हमने तो खेलने के लिए भी राजी हुए। हमारे प्लेयर्स, मैं कहता हूँ कि आज भी ठीक है, बड़ास तो थी कि भाड़ में जाओ, नहीं हाथ मिलाना ना मिलाओ, फिर भी गेस्चर होता है कि एक अपना जेंटलमैन गेम है, आप खड़े रहते हो उनको हाथ मिलाने के लिए, वो नहीं मिलाते आपसे। तो ये बहुत सी चीजें यहाँ पर होती नहीं है। फिर क्रिकेट एक डिफरेंट हो चुकी है। आपको पता है ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं ये दुनिया क्रिकेट के अंदर साथ ही ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, बहुत सी नॉलेज शेयर करते हैं आपस में। आप उनके लिए मसला पैदा करें Yeah. जो बाहर जाके लीग्स खेलते हैं कि उनको अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो ये बहुत सी ऑफ द कैमरा मैं बात करूं तो प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स तो बेचारे मिलते हैं आपस में भी, अभी भी ऑफ द कैमरा की बात कर रहा हूँ। मजबूरी ये है कि मुझे आज भी याद है, मैं इंटरनेशनल चैनल पे बैठा था, उधर एक जर्नलिस्ट था इंडियन, उसने मुझे सीधी बात की, उसने कहा यार बैक एंड पे सोचो ये क्यों है। मैं कहा क्यों? कहता है इन्होंने उतरना है इंडिया में, इंडिया में इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? मसला ये है सारा, वो जो बीजेपी का जो एक वो आरएसएस का जो एक सारा चल रहा है मामला, वो इतना ज़्यादा जहर अपना दे चुका हुआ है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके, खास करके मेरी पैदाइश यूएई की है, मैं पढ़ता रहा उनके साथ, वो बेचारे अच्छे हैं, हम भी उनके साथ अच्छे हैं। मसला ये है कि जो उनकी जो अभी यंग जनरेशन आ रही, जो आरएसएस दिमाग की है, वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। Yeah. पाकिस्तान नाम की चीज को उन्होंने वजूद बर्दाश्त ही नहीं है उनको कि पाकिस्तान नाम की कोई वजूद भी है। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको चपेट तो चले, हमने मारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने। आपने कहा था एक बात कि हम आइसोलेट करेंगे पाकिस्तान को दुनिया स्पोर्ट्स के अंदर, आपके सामने 10वां एडिशन हो चुका है पाकिस्तान सुपर लीग का, Yeah. आइसोलेट तो कर नहीं सके उसे। अगर इतनी जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप बैन करते, वो आप करना नहीं चाहते। आपको पता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के इन मैच मैच पे से आता है। आता तो है। बहुत सी चीजें यहाँ पर है, बस ये शोशा ही है, बातें ही हैं, और होना आई कुछ भी नहीं। बिलीव कि मैं कल एक चैनल के ऊपर एक रिपोर्ट भी चल रही थी कि माजी में जो प्लेयर्स थे वो ऑन ग्राउंड कैसे थे, हमें इतनी अच्छी स्टोरीज देखने को मिलती थी। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था तो शाहिन शाह अफरीदी, बुमराह के उस वक्त कोई बेबी हुआ था तो उनके लिए गिफ्ट लेकर गए थे, आमिर ने विराट के साथ एक्सचेंज किया था बैट, यू नो दैट स्टोरीज, ये इतनी अच्छा एक मैसेज देती थी। बिकॉज वही बात है कि क्रिकेट हम सबके लिए एक ट्रीट है जिसको हम देखते हैं, और ये कंट्रोवर्सीज और ये जो सोच है इंडियन प्लेयर्स की भी अब समहाउ मोल्ड हो रही है, या पता नहीं क्या मसला है। बिकॉज वही बात है, उनको समहाउ जस्टिफाई तो करना पड़ता है ना कि वो इंडियन है। और बहुत सारे ऐसे इरफान पठान जैसे लोग हैं जिन्हें बार बार ये साबित भी करना पड़ता है कि हम इंडिया का पेट्रियाटिक किस्म के लोग हैं। तो इन द एंड अब अवैस हमें ये बताएं कि अब क्या मामला होगा जी, अब ये 5 अक्टूबर को क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और क्या एक्सपेक्टेशन रखें? देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी, पाकिस्तान वुमेन्स ने हराया हुआ है इनको, जिसकी भी सना मीर की हम बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने इनको हरा के लिया था फाइनल्स के अंदर। मुझे पता है उनकी टीम हालिया अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। अगर थोड़ा सा वो एक पिक्चर कल आ रही थी, गुवाहाटी की थी शायद, ठीक है। कि 5 साल पहले आप चले जाएं तो स्टेडियम बिल्कुल खाली था, और 5-6 साल बाद अगर आप देखें तो कल भी क्राउड कम से कम 40 से 50 हज़ार क्राउड कल वुमेन्स को सपोर्ट करने उनका आया हुआ था। मैं इंडिया श्रीलंका मैच की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की है, उनकी लीग क्रिकेट है।
अच्छी बात है, उनकी लड़कियां डिफरेंट जाके लीज के अंदर खेल रही हैं उनका। ठीक फिर है, जो आप अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखें, उन्होंने लगभग बराबर कर दिया हुआ मेंस कॉन्ट्रैक्ट के, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो वो कर रही हैं। पाकिस्तान की बात करें, आपने पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है, फातिमा सना एक फाइटर जरूर है, जिस तरीके से उसने लीड किया पाकिस्तान टीम ठीक को। है। कल भी अगर आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग, नतालिया ने खास करके जिस तरीके से बड़ा एक जबरदस्त इकोनॉमी रेट ऑफ दी बेस्ट इन द वर्ल्ड कल उसने करवाया। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा तगड़ी है, सिर्फ बैटिंग पे काम करने की जरूरत है। ठीक है। अगर आप, मैं कहता हूँ 250 भी करने में कामयाब तो होते हो आप इंडिया के अच्छा खिलाफ, कर सकते हैं, आप ठीक। कुछ कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, वक्त खत्म हो गया, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैं किचन में आ गई हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शेफ अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। शेफ अतीक, क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं ड्राई चिली चिकन और साथ में स्वीट में बना रहे हैं पाइनएप्पल डिलाइट। ठीक है। और अभी आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे अभी हैं? मैं एग फ्राइड राइस की कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ड्राई चिली चिकन तो आप अकेले नहीं खा सकती, उसके साथ कुछ ना कुछ होना राइस चाहिए, बिल्कुल। तो हम उसके साथ बना रहे हैं एग फ्राइड राइस। ठीक है। और यहाँ पर आपने इसके साथ साथ हमें रेसिपी बताएं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या है, और मैं आपकी हेल्प करा सकती हूँ। जी हाँ श्योर। इसमें मैंने पहले शिमला मिर्च, कैबेज, कैरेट और एग यूज़ किए हैं। ठीक है। है। ये मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, आप ठीक देखें है। जैसे कि ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसको स्टर करना है। इसको स्ट्रे करना है। ये मैं करती हूँ और आप साथ साथ उसकी रेसिपी करना जी शुरू हाँ, करें। ज़रूर। वो क्या है, उसमें क्या रिक्वायर्ड है? इसमें मैं कैप्सिकम, अनियन ऐड करूँगा। ठीक है। और मैंने कोटिंग किया हुआ चिकन बनाया हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करूँगा। साथ में कुछ सॉस बनाऊँगा, चिली ठीक है। चिकन की सॉस होती है एक, ठीक है। वो मैं सॉस ऐड तो हम इसको स्विच कर लेते हैं, आप इधर आ जी जाएं और हाँ, मैं इसको yes, कर लेती हूँ, ज़रूर। सो दैट। अच्छा, इसको आपने कितनी देर करना है? इसको बस 2 से 3 मिनट करना है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, देन हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमने अनियन और कैप्सिकम, ये हम उसकी ग्रेवी की बना रहे हैं, जी हाँ, राइट? exactly। ठीक है। इसमें हमने कैप्सिकम और अनियन को इसको स्टर फ्राई करना जी है। हाँ, एग्जैक्टली। ओके। और राइस तो मुझे लग रहा है रेडी हो ही गए हैं। यस, इसमें हम स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर देंगे। ठीक है। लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। ओके, ये ब्लैक पेपर का इसको टेक्सचर दे दिया लिटिल। बेहतरीन। और ये हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हैं। बहुत सारे लोग इसमें चिकन भी ऐड कर लेते हैं। यस एग्जैक्टली। आप Depends। अकॉर्डिंग टू द डिपेंड्स, आप अगर फ्लेवर अच्छा लेना चाह रहे हैं तो आप इसको तो हम कंटिन्यू इसको कर बैक सकते पे हैं। रख सकते हैं। यस एग्जैक्टली। इसको करके। ओके जी। अच्छा, अब इसमें हमें क्या, इसको कितनी देर हमने करना है? इसको बस 2 से 3 मिनट सोते करना है अच्छे से, ताकि इसका एक फ्लेवर रूमा जो ऑयल के अंदर ऐड हो जाए। ठीक देन है। हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, लिटिल ऑफ वाटर। ओके, ये हम इसमें लिटिल वाटर ऐड किया। ठीक है। पानी ऐड हो गया। और हम इसमें लिटिल केचप ऐड कर लेंगे। ठीक ओके है। ओके। आप चिली केचप भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको बेटर लगे आप इसमें कर सकते हैं, कोई इशू बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा, चिकन आपने फ्राई करके रखा जी हाँ, है, exactly। कोटेड चिकन है, इसमें क्या क्या आपने ऐड किया हुआ है? इसमें कॉर्नफ्लोर है, मैदा है। है, एग है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है। ठीक है। और इसको आपने कितनी देर मैरिनेट किया था? इसको मैरिनेट किया था 1.5 आवर्स। इसको Okay। स्टे दिया था ताकि अच्छी तरह इसमें रच जाए। देन मैंने इसको फ्राई किया, Deep शैलो fry? फ्राई, डीप फ्राई किया। ठीक बिल्कुल, है। इसको मैंने डीप फ्राई किया। ओके, जी हाँ, आप इसको करें, आप इस साइड पे ले आएं। आप इस साइड चलें। पे। हाँ, दैट विल बी Exactly। मोर कन्वीनियंट। इसको मैं बंद कर दूँ। अच्छा, ये इसको हम करते रहेंगे। अब इसमें हमने और क्या ऐड करना है? अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगा, चिकन ऐड करूँगा। पहले चिकन ऐड करेंगे, कुछ स्पाइस ऐड करेंगे, लाइक आ रेड क्रश चिली। ओके, यू कैन ऐड रेड क्रश्ड चिली, जिसे हम अदकुटी मिर्च कहते हैं। यस देसी। एग्जैक्टली। ओके, इट्स गोइंग टू बी स्पाइसी और यस एग्जैक्टली, क्योंकि नेम ऑफ द ड्राई चिली चिकन। अच्छा, ड्राई चिली चिकन। यस एग्जैक्टली। अब ऐसे ड्राई चिली ड्राई भी वो बीफ भी होता है। I guess Exactly। आप इसको चिकन में वो उसमें मेरा ज़्यादा फेवरेट है ना? exactly। दैट्स मोर। ये लिटिल सोया सॉस, 2 ड्रॉप्स ऑफ फ्लेवर एनहांस। ओके। और ये कितनी देर हमको अब इसमें बस चिकन इसमें ऐड चिकन करना? ऐड करेंगे, फिर इसको हम सोते करेंगे लिटिल बिट। चिकन Okay। ऐड हो गया। ये देखें जी, शक्ल दिखाएं इसकी आप लोग। इसको ऐसे करूं? ये लें जी, देखें। मेरे कैमरामैन मुझे बताते नहीं हैं, कहते हैं कि ऐसे। ये देखें, ये शक्ल है इसकी। ओके, चलें। अच्छा, अब हमने इसको कुक करना है। इसमें अब हमने कोई चीज़ ऐड तो नहीं करनी नहीं ना? मैम, जस्ट गार्निश के लिए स्प्रिंग ऑनियन करेंगे और मैं ठीक आपको है। सर्व करूंगा। आप खाने के बाद बताइएगा क्या बात इसका है। फ्लेवर क्या है। डन डील। चले, थैंक यू वेरी मच। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी आई गेस हो जाएगी,
तो हम अपने देखने वालों को दिखा देते हैं और उसके साथ साथ जी ये रेसिपी आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। शेफ अतीक, मुझे ये बताएं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है बेसिकली? मैम मेरी स्पेशलिटीज़ मल्टीपल कुजीन है। ठीक है। मैं मैनी मोर्स कंट्रीज़ में वर्क कर चुका हूँ। 3 टाइम विजिट ऑफ इंडिया में कर चुका हूँ, वन ऑफ द मैन इन पाकिस्तान में, और मल्टीपल कुजीन हूँ। तो ज़्यादातर जो मेरा बूरा हासिल है वो अरेबिक कुजीन पे है। अरेबिक पे है। अरेबिक में लाइका, मंदी, हुमस, मुतब्बल, बाबा गुनूश, ओए होए, इन चीज़ों के बनाते मुश्किल है। हैं। पूरा बकरा जो है वो हम राइस स्टफ़ करके बनाते हैं, जो मेरी स्पेशलिटीज़ है, और अथेंटिक वे के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो स्टीम के स्टाइल से बनाते हैं। नहीं, ये रॉन्ग वे है। तो हम प्रॉपर जो अरेबिक स्टाइल होता है, ज़मीन में उसका गड्ढा बनाकर प्रॉपर वोम के साथ उस तरह बनाते हैं। ओए ये तो बड़ा, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम आपसे ये कहें नहीं, वो क्योंकि तो हमारे तो साइड पे बड़ा मसला होगा। लेकिन नहीं, आई एम ग्लैड कि आप आज आए और आपने इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की। आप इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी कर दें। यस एग्जैक्टली, मैं इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करता हूँ और मैं आपको फिर दिखा दें ताकि हम उसके मतलब फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। अब इसमें आप राइस सर्व करेंगे और और राइस सर्व करूंगा और साथ में आपको। परफेक्ट। अच्छा जी, अब साथ साथ हम थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं ताकि शेफ अतीक कंफर्टेबली इस चीज़ को प्रेजेंट कर दें। और नॉर्मली हम खाने पीने की जो रूटीन होती है, हम यहाँ से जब फ्री होते हैं तो फिर उसके बाद जो शेफ़ ने हमारे लिए बनाया होता है हम उसको ट्राई भी करते हैं, जो कि मोस्टली बहुत अच्छा होता है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो शेफ़ अतीक की रेसिपी आपको मिल जाएगी। हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे और भी गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं होती, कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी जगह हम देखते हैं जिसमें मोहब्बत की दास्तानें छुपी होती हैं। और ऐसी ही एक कहानी शेखुपुरा का जो हिरन मीनार है वो एक बादशाह और हिरन की कहानी है। इसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है मोहसिन शाद की, आप वो देखिए। तारीख के औराक पर जब भी मोहब्बत ने सर उठाया, फने तामीर ने इसे पत्थर में कैद कर दिया। शेखुपुरा का हिरन मीनार इसी मोहब्बत की गवाही है। ये वही जगह है जहाँ शहनशाह जहांगीर ने एक हिरन को हंसराज कहा। न सिर्फ पकड़ा बल्कि दिल भी दे बैठा। 1607 में हंसराज का इंतकाल हुआ तो बादशाह ने मोहब्बत का मीनार खड़ा कर दिया। 110 फीट बुलंद, सब्र, याद और ताल्लुक की अलामत। इस मीनार के सामने तालाब, जिसके बीच बारादरी, जैसे वक्त की आंख में कोई ख्वाब तैर रहा हो। यहाँ हवा ठहरती है, पानी बातें करता है और ईंटें तारीख सुनाती हैं। बहुत अच्छी जगह है, तारीखी जगह है, शेखुपुरा की पहचान है। यहाँ पर मुल्क से और गैर मुल्की जो लोग हैं विज़िट के लिए आते हैं। फैमिली की सैर तफरीह के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छा लगा है। मैं गुजरांवाला से स्पेशली हिरन मीनार देखने के लिए आया हूँ। शाहजहां ने यहाँ किला तामीर कराया, जिसने मोहब्बत के इस मीनार को शाही शान भी दी और हमेशा की उम्र भी। आज हिरन मीनार महज एक तारीखी जगह नहीं, ये इंसान और जानवर के रिश्ते की वो यादगार है जो सदियों बाद भी दिल को छू जाती है। ये खामोश दीवारें आज भी हंसराज को याद करती हैं और बताती हैं कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं होती। तारीखी सैरगाह हिरन मीनार मुगलिया फ़न तामीर का अजीम शाहकार होने के साथ साथ इंसान और जानवर की लाजवाल मोहब्बत का नमूना भी है। कैमरामैन अरशद परवेज़ के साथ मोहसिन शाद, पब्लिक न्यूज़, शेखुपुरा। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, बलूचिस्तान का रुख करते हैं जहाँ की संगलाख वादियों में जी कुदरत ने एक बहुत ही मीठी चीज़ बसाई है, वो है अंगूर। लेकिन अंगूर से जो किशमिश बनने तक का सफ़र है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा जो हुनरमंदी का काम भी है। इस हवाले से जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हिदायत अरमान, उनकी रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के सर्द और खुश्क मौसम में अंगूर की बेलें किसानों की सदियों पुरानी रफीक हैं। जुलाई से सितंबर तक जब ये अंगूर पककर तैयार होते हैं तो बागात रंग बिरंगे खोशों से ऐसे लद जाते हैं जैसे कुदरत ने जमीन पर कौसे कज़ा उतार दी हो। सब्ज, सुनहरी और अनाबी अंगूरों की खुशबू हवा में घुलती है और किसानों के चेहरों पर चमक नजर आने लगती है। बलूचिस्तान के किसान सदियों से अंगूर से किशमिश बनाने की रिवायत जिंदा रखे हुए हैं। किसान अपने हाथों से खोशे काटते हैं और उन्हें बड़ी एहतियात के साथ लकड़ी या बांस से बने झोंपड़ी नुमा किशमिश खानों में सजा देते हैं। अगले 15 से 20 दिनों में सूरज की रोशनी, हवा की नरमी और फिजा की खुश्की से ये खोशे आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल बदल कर सुनहरी किशमिश में ढल जाते हैं। अंगूर से किशमिश का ये सफर मेहनत, रिवायत और कुदरती हुस्न का हसीन इम्तजाज है। बलूचिस्तान की ये मिठास अगर हुकूमती तवज्जो पाले तो दुनिया भर की मंडियों पर छा सकती है।
रिपोर्ट आपने देखी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पहले ज़रा हम किचन का रुख करेंगे अपनी मेहमान का तारुफ करवाने से पहले, जहाँ पे शेफ़ अतीक ने खाना बिल्कुल रेडी कर दिया है। कुछ डिज़र्ट भी बन गया है, राइट? क्या रेसिपी है इसकी? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, आपके माइक का थोड़ा सा इशू है। आपका ये इशू सॉर्ट होता है तो फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मीनवाइल मैं अपने दूसरे मेहमान का तारुफ करवा दूँ। जी हम आजकल ज़्यादातर परेशानियाँ लेकर बैठे होते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं समहाउ कि हम अपनी मौजूदा लम्हे में अपनी अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के चक्कर में करना चाहिए जो हमें, हम पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं, फिर रिग्रेट्स हमारी ज़िंदगी में बड़े ज़्यादा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक जी तकरीबन 47% जो वक्त है हमारा जो वो मौजूदा लम्हे से कटा रहता है, यानी हम उस मोमेंट के अंदर जी ही नहीं रहे होते। द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है कि जो असल मोमेंट है जिसमें आप जी रहे हैं उसको एंजॉय करना है, उसको जीना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो तो पावर ऑफ नाउ के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर वजीहा ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वजीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। द पावर ऑफ नाउ हमें ज़रा एक्सप्लेन करेंगे क्या है? अगर हम द पावर ऑफ नाउ की बात करें तो आपने जैसे स्टार्टिंग बड़ी खूबसूरती से कहा कि हम ज़्यादा जो अपना टाइम है वो पास्ट या फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, और उसकी मेन रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स इंसान को प्लानिंग्स करनी होती हैं, पास्ट से रिलेटेड चैलेंजेस से लर्न करना होता है, तो ये एक हेल्दी वे में भी ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों का एनालिसिस करें। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें, हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली ओवर थिंकिंग जो है ये करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपने कोई घर बनाना है, राइट, मे बी आपके 2 महीने का प्रोजेक्ट है। अब 2 महीने में आप इतनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि जब वो घर बन गया तो आप उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब आप कह रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये जो व्हाट्स नेक्स्ट वाली चीज है, ये इंसान के जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस आउट नहीं रखती। उनको कहीं बैलेंस ना करने की वजह से इंसान रिलेशंस में, इंसान अपनी अचीवमेंट्स में खुद को बहुत पीछे फील करता है और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। और मैं एक चीज ऐड करूँगी, जो लोग बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हैं उनको डिप्रेशन जो है वो ज्यादा हिट करता है, और जो लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ये क्यों हो रहा है, या ये क्यों हो सकता है, ऐसे लोग एंजाइटी का शिकार ज्यादा होते हैं। तो ये प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट का मोमेंट है उसमें रहने के लिए आपको ग्रेटफुल वाली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, करना होती है। वो मैं बार बार अपने प्रोग्राम से मेंशन भी करती हूँ कि अक्सर लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। ये नाव में रहने के लिए जरूरी ये होता है कि आप देखें आप जिस मोमेंट में हैं वो आप कितने ब्लेस्ड हैं। आप पिछले 5 साल पहले इस जो आज हैं उसके लिए कितनी दुआएं कर रहे थे। और मैं हमेशा चीज कहती हूँ कि चीजों के लिए दुआ करना या ख्वाहिश करना या उसको पा लेना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको उस चीज को कैरी फॉरवर्ड रखना बहुत बड़ी बात है। उस चीज को एंजॉय करना, उस लम्हे में रहना बहुत बड़ी बात है, जो मिस कर रहे होते हैं मोस्टली। यू आर सो राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, चूँकि यहाँ पे हमारे पास सेट पे ज़रा शेफ़ भी हैं तो हम उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप क्विकली हमें रेसिपी बता दें। यस मैम, इसमें व्हिपिंग क्रीम यूज़ होती है, मिल्क पैक क्रीम यूज़ होती है, ब्रेड मिल्की का स्लाइस यूज़ होता है, और पाइनएप्पल जूस और पाइनएप्पल स्लाइस। तो मैंने आपके सामने रेडी कर लिया, आप आएँ ये देखें और टेस्ट भी कीजिएगा। बेहतरीन, आपने इसको फाइनल प्रेजेंटेशन कर दिया। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन मैं करने लगूँ। आप स्ट्रॉबेरी शेप्स भी यूज़ कर सकती हैं, चॉकलेट भी कर सकती हैं, तो मैं इस पर राइट चॉकलेट कर रहा हूँ, उसको फाइनल टच में दे रहा हूँ। सो चिकन चिली ड्राई भी हमारा रेडी है विद एग फ्राइड राइस, और ये पाइनएप्पल डिलाइट भी बिल्कुल रेडी हो गया है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच शेफ़ अतीक, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी अच्छी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की। शेफ़ अतीक हमारे साथ मौजूद थे। कमिंग बैक टू डॉक्टर वजिया। डॉक्टर वजिया, अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं और उसके लिए हम बड़ा अच्छा दुआ भी करते हैं, एफर्ट भी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर समहाउ हम बेहतर से बेहतर की तलाश में भी रहते हैं। और जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसके लिए हमने 5 साल पहले सोचा होता है या 10 साल पहले सोचा होता है, फिर हमें याद ही नहीं रहता और हमें मज़ीद कुछ बेहतर चाहिए होता है। दैट्स नॉट रॉन्ग आई गेस, लेकिन मैं चाहूँगी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप ये बताएं कि फिर वो हम उन चीज़ों के हवाले से जो हमने इतना अरसा कोशिश, एफर्ट, दुआ की है,
तो हम उसको उस पर ही नहीं शुक्र करते या उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते, फिर हमें बेहतर चाहिए कुछ। जो ह्यूमन साइकी है ना, उसमें जो नफ्स है, नफ्स में जो ग्रीड होती है वो सबके अंदर किसी न किसी लेवल पे होती है। और ग्रीड यही होती है कि अच्छा अब क्या फाइनेंशियली, पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल्स पे हमें होता है कि ये अचीवमेंट्स हम करें। लेकिन जब वो अचीवमेंट्स आपके सर पे सवार हो जाएं, जब वो अचीवमेंट्स आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लग जाएं, वहां से अब नॉर्मेलिटी स्टार्ट होती है, वहां से कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट होती है। तो ये जो हम प्रेजेंट जो नाउ की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लास्ट में जो क्वेश्चन शायद करें, मैं इसका भी से आंसर कर दूं। इसमें हम बड़ी एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज कराते हैं कि जहाँ बैठे हैं अपनी सेंसेस इन्वॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे रूम में कौन सा कलर ज्यादा है, ब्लू कलर है तो मैं उसको हाईलाइट करूँ अपने माइंड में, राइट। मैं किस टेक्सचर को फील कर रही हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ उसके टेक्सचर को फील करूँ। मुझे जो स्मेल, अब जैसे बाहर बारिश का मौसम है, अब मैं हम कितने टाइम से बारिश के मौसम का वेट कर रहे थे इस्लामाबाद वाले, तो अब जब बारिश हुई है तो हम उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना प्रेजेंट, मतलब जिस चीज का वेट कर रहे हैं ना आप, उसमें कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। माइंडफुल इन्वॉल्वमेंट, इसकी प्रैक्टिस होती है, ये एक्सरसाइज होती है। और जब आप छोटे छोटे टास्क में करना शुरू कर देते हैं, आप छोटे छोटे टास्क से अपने मूड को चेंज होता देखते हैं। इसके अलावा मैं ऐड करूंगी पेरेंटिंग के अंदर, अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंटिंग में कहते हैं बच्चे तो बड़े हो गए पता ही नहीं चला। इसके अलावा वो पेरेंट्स वो भी होते हैं जो हर छोटे छोटे मोमेंट को बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, उसकी हर फेस को, हर माइलस्टोन को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट ये होता है कि आप छोटी छोटी खुशियों को, माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते हैं, आप उसको दिल से एंजॉय करते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि हमारी जिंदगी की जो तकलीफात आती हैं, तकालीफ को हम फिर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है खुशियों को सेलिब्रेट करने की, तो जब गम आता है तो वो हमें लगता है हमारी जिंदगी में तो बस गम ही गम रह गया, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशी के लम्हे आए ही नहीं है। तो जो प्रेजेंट है वो यहाँ से हम हमेशा कनेक्ट करते हैं कि जब आप प्रेजेंट में नहीं रहते तो आप, हमारा इंसान का जो माइंड है वो चैलेंजेस को पिक करने के लिए बना है, वो ओवर थिंकिंग पे चला जाता है, वो ओवर एनालिसिस में चला जाता है। इसकी एग्जांपल एक और मैं ऐड करूंगी, जैसे कोई इंसान है, अगर कोई ऐसा बिहेवियर करता है जिसने हमें हर्ट किया है, हम उस पर फोकस करेंगे, उसने जो 10 अच्छे काम हमारे लिए किए हैं हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, हम कहेंगे कि इसने ये क्यों नहीं हमारे लिए किया। तो ये फिर हमारी जिंदगी के हर पहलू में चीज आना शुरू हो जाती है। जो लोग प्रेजेंट में नहीं रहते क्योंकि वो अनग्रेटफुल रहते हैं, उनको कहीं पे स्टॉप नहीं लगता, वो बस वर्ड्स नेक्स्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, ये मैं हमेशा साइकोलॉजिस्ट से सवाल करती हूँ क्योंकि नॉर्मली ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की। शुरू में व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल तो मेरी कोशिश होती थी मैं हर चीज़ को उस वक्त जल्दी जल्दी कैमरे पे कैप्चर कर लूँ और बस मैं हर चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए मेरे पास, और मैं समहाउ उस चीज़ को वहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाती थी। फिर समहाउ मैंने ओवर द ईयर्स ये चीज़ लर्न की कि आई शुड कैप्चर लेस एंड एंजॉय द मोमेंट, एंड इट रियली मेड अ डिफरेंस फॉर मी कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को जब अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर किया तो मैं अभी भी उस मोमेंट को एंजॉय करती हूँ somehow whenever I remember, you know। ये प्रैक्टिस बहुत सारे लोग नहीं करते और नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारी आम जिंदगी में भी कोशिश होती है कि हमको अच्छा खाना देखें तो पहले हम खाना कैप्चर कर लें, हम उसको खाने या उसकी इंजॉय उसको ना कर पाएँ। सो ये कितना इम्पॉर्टेंट है इसको विद टाइम लर्न करना और इसको इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, जैसे आपने बात की पिक्चर लेने की, और आपने ये भी नोट किया कि आपने उन पिक्चर्स को देखा भी नहीं होगा, शायद कोई एक आध अपनी ही जो पिक्चर है उसी को देखा होगा। आई एग्री, राइट। आपने जो उस सफर में 99 पिक्चर्स वीडियोस बनाई होंगी, उनमें से आपने 2 को देखा होगा, बाकी सब आपकी स्टोरेज फुल होगी तो आप डिलीट करने में लग जाएंगे, राइट। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि जो यहाँ मेमोरी है, वो जो पॉजिटिव, जो हैप्पी मेमोरी है, उसको आप जितना ज्यादा स्टोर करेंगे वो डिलीट कम करने की बजाय वो आपके इमोशंस पे ज्यादा, आपको आपकी मूड पे ज्यादा अफेक्ट करेगी। जबकि जो मोबाइल में मेमोरी है वो आपको कभी भी डिलीट करनी पड़ सकती है क्योंकि इतनी स्टोरेज नहीं होती है। सो यहाँ मैं ऐड करूंगी कि जितनी मेमोरीज होती हैं आपके माइंड में, उतने अच्छे इमोशंस आपके जो हैं बाहर आते हैं। लेकिन उस सफर में अगर आपने जो अच्छे मोमेंट्स हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उनको कैप्चर करने में आपने बिजी कर दिया, अब उसी सफर में कोई चैलेंज आया तो आपका माइंड उस सफर में चैलेंज को याद रखेगा क्योंकि हैप्पी मेमोरीज तो मोबाइल में चली गई हैं, वो तो मोबाइल के डाटा में है। सो इसी तरह लाइफ में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो मिस कर रहे हैं ना, मैंने एक चीज नोट किया कि फैमिली टाइम या फ्रेंडशिप टाइम। अब मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो मोस्टली टाइम हैप्पी मूड में रहते हैं। वो जैसे एक छोटे से इश्यू के लिए है,
तो उन्होंने मुझे एक बात की कि हम रोज सुबह एक प्रैक्टिस करते हैं, हम सारे दोस्त सुबह लॉफिंग थेरेपी करते हैं फॉर गुड 5 मिनट्स। ओके। और उसके बाद हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट साथ करते हैं, हम कोई 5-10 फ्रेंड्स होते हैं, हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और उसमें सब हम बस पॉजिटिव बातें करते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इस तरह की चीज नहीं, बस ऐसी चीजें जो हमारे माइंड को रिफ्रेश करे और हमारा दिन अच्छा गुजरे, क्योंकि हमारे टास्क होते हैं पूरे दिन के। अब यहाँ से आप नोट करें कि जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख के अपने डे का स्टार्ट करें तो पूरा दिन आपका अच्छा माइंड गुजरता उस इमोशन में रहता है। लेकिन हमारे यहाँ मोमेंट कैसे स्टार्ट होता है? स्क्रोलिंग करते हुए, या फिर मोबाइल यूज करते हुए, या फिर कंप्लेंट्स करते हुए कि ये नाश्ता नहीं सही बना, या भाई गाड़ी का मसला है। जब हम बहुत ज्यादा अपने माइंड को ट्रेन कर देते हैं ना नेगेटिविटी के ऊपर, तो उसको फिर नेगेटिविटी ही पिक करने की आदत हो जाती है। वो पैटर्न की बात करते हैं, हमारा जो माइंड है पैटर्न्स पे चलता है। तो आपका माइंड ओवर थिंकिंग के पैटर्न को पिक करता है। मैं एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि जो लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं, उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वो प्रेजेंट की नेगेटिविटी को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी वजह से वो रिश्तों में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं इंसान मेरे साथ ठीक है कि नहीं, मेरे कैलकुलेटिव साथ तो होते पिछली हैं। दफा कैलकुलेटिव होता है कि मेरे साथ तो पिछली दफा भी ये चीज हुई थी, अब दोबारा ना हो जाए। तो कैलकुलेटिव इन नेगेटिव वे, उनकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत खराब होती है। जब कैलकुलेशंस खराब होती हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी खराब होते हैं, उसके आंसर्स भी खराब होते हैं। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इट्स लाइक इट शुड बी लाइक प्रैक्टिस इन एवरीडे, इट शुड बी एवरीडे थिंग। जब आपकी ये रोज की स्किल नहीं है तो फिर आप इसको ऐसा नहीं कि एक दिन उठकर आप इसको अपनी लाइफ में ऐड कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर वजिया, नॉर्मली आपने भी जो दिन के आगाज़ की बात की पॉजिटिविटी के साथ, समहाउ आपका पूरा दिन आपके अर्ली मॉर्निंग इंटरेक्शन पे या उस चीज़ों पे रिलाई करने लग गया है विद टाइम, विच इज़ रॉन्ग आई गेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबके साथ यही होता है कि अगर कोई सुबह दिन के आगाज़ में कोई बुरी चीज़, बुरी इन अ वे के कोई आपका मूड ख़राब करने वाली चीज़ हो गई है, तो आपको लगा है पूरा दिन ही ख़राब हो गया। मतलब दैट्स हाउ इट इज़। और वो हमारे माइंड के अंदर ही साइकोलॉजिकली हम उसी इंसिडेंट को लेकर अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं कि सुबह ऐसे हुआ था तो अब सभी बुरा हो रहा है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो हम बार बार अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, और मैं खुद करती हूँ कि अगर मेरा दिन बुरा गुजरे तो बस हो गया मूड ख़राब, अब पूरा दिन ख़राब ही रहेगा। ये जो मूड ख़राब होने वाला आइडिया है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया। ये बहुत कॉमन है, बहुत ऑडियंस से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं इस बात से। इसमें एक प्रैक्टिस होती है माइंड स्टेट। रिलीजन में भी हमें चीज कहा जाता है कि जब कोई चीज आपके गुस्से में इमोशन को डिस्टर्ब कर रही है तो अपनी जगह बदल लें या अपनी पोजीशन को बदल लें, राइट। तो साइकोलॉजिकली हम इसको ऐसे देखते हैं कि आप उस टाइम पे जो चीज आपको सुबह के टाइम अगर उसने अपनी मूड को डिस्टर्ब किया है, तो कोशिश करें कि आप पूरा दिन अपने आप को अच्छी ट्रीट दें, अच्छे लोगों से मिले, कोई अच्छा खाना खाएं, अपनी स्टेट को चेंज करने में लग जाए। हम क्या करते हैं, उसी स्टेट को और ज्यादा बढ़ाने में लग जाते हैं और ज्यादा उसी इंसान के बारे में सोचते हैं। कोशिश करें अगर किसी इंसान की वजह से हुआ है, वो इंसान इग्नोर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मियां तो बीवी को इग्नोर करते लेकिन मैं ये जरूर मैंने इसको इसी तरह से इंटरप्रेट किया, क्योंकि सुबह सुबह मेरा इंटरेक्शन ऐसे ही होता है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कोई ना कोई ऐसी बहस होती है और मैं कहती हूँ पूरा दिन खराब हो गया। हाँ, तो मैं इसलिए पहले ऐड कर रही हूँ, ये ना कह दे कि वजिया ने कहा था शो में, तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं तो कोई वजह ही होगी ये का। लेकिन लाइक जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप, और वैसे ये है कि अगर आपके पार्टनर के साथ भी किसी चीज पे ज्यादा आर्ग्यू हो रहा है तो थोड़ा स्पेस ले लें। अगर आर्ग्यू करने से सोल्यूशन की बजाय चीजें और खराब हो रही है, इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, या कोई ऐसी बात करें जो और दिल खफा कर रही है, तो बेहतर आप उस बात से थोड़ी स्पेस ले लें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले डिसाइड करें कि ये इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये जो जिस चीज पे हम आर्ग्यू करें ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो खैर हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए हैं। मैं इन जनरल बात शेयर करूंगी कि अगर कोई चीज आपके माइंड में बहुत ज्यादा लूप में चल रही है और उसी की वजह से आपका पूरा दिन मूड खराब हो रहा है, तो आप अपनी स्टेट को चेंज करें। और स्टेट को चेंज करने के लिए उतनी पावरफुल स्टेट को चेंज करना है जितनी स्ट्रॉन्ग खराब है वो। लाइक अगर मेरा मूड, मुझे लगता है कि मैं ड्राइविंग करूंगी ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मेरा कोई मूड बहुत ज्यादा खराब नहीं है, मैं 10-15 मिनट की ड्राइव करूंगी, आई विल बी फाइन, या हाफ एन आवर की। बट कुछ लोग होते हैं कॉफी का इंटेक कर लें, किसी फ्रेंड से मिल लें, कोई अच्छी चीज खा लें। एक और चीज, कई दफा हम कहते हैं कि दोस्तों से मिल लेते हैं मूड ठीक हो जाएगा, और दोस्तों के साथ जाके भी वही टॉक्सिक बातें शुरू कर देते हैं। Are you getting it? या फिर वही रील्स, एक तो रील्स का भी ये कॉन्सेप्ट है ना, वही रील्स आना शुरू हो जाती हैं जो हमारी एल्गोरिदम सेट हो जाता है आपका फोन का भी। बिल्कुल
फिर उसमें फिर हम और उस स्टेट में चले जाते हैं कि हम उस एल्गोरिदम के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो अगर दोस्त से मिलके टॉक्सिसिटी नहीं हो रही तो वो एल्गोरिदम के साथ मिलके हमारी टॉक्सिसिटी हो रही है। सो आप कोशिश करें, क्योंकि यूनिवर्स ना अलाइन कर रही होती है आपके थॉट्स के साथ। आपके लफ्जों की भी पावर ना आपकी थॉट्स इंटेंशन से बन रही होती है, एनर्जी से बन रही होती है। अगर आपका जो जहन है वो ही चीज ऐड करके जरूर ऐड करूंगी कि फिर आपके दिन में भी नेगेटिविटी, हम नहीं कहते कि मूड खराब है पूरा दिन खराब होगा, क्यों? एनर्जीज आपने नेगेटिव पिक कर ली है। आपने अब अपने दिन में नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपके साथ वो मैग्नेट जो है ना जुड़ वो गया। अब उन्हीं चीजों को जुड़ गया। अब आप उसी मैग्नेट के साथ चीजों को कनेक्ट करेंगे, तो उस एनर्जी को खत्म करें जितनी जल्दी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वजिया ज़फ़र, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी मैं रिलेट कर पा रही थी बहुत सारी चीज़ों से। सो या आई बिलीव कि ये चीज़ें हमें अपने खुद चेंज करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे और फीडबैक आपने हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।